हेलो, हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1, 2 और 3 मतलब 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, आपको देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पर देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए सी बी डी, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें जो ए सी है यानी कि ये बराबर है ए डी है यानी इसके। ठीक, इसीलिए यहाँ पे एक एक कट लगे हुए हैं दोनों पे। तो ये पहली बात। उसके बाद क्या बोला गया है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जो ए बी है ये कोण ए को समद्विभाजित भी कर रहा है। तो यहाँ पे कोण ए कहाँ है पहले ढूंढो। कोण ए देखो ये रहा, यानी कि ये रहा कोण ए। ठीक है, ये पूरा कोण ए है। ठीक, अब ए बी ने क्या किया, ए बी ने इसके दो टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़े बराबर हैं। मतलब ये ऊपर वाला कोण, ये नीचे वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं। ठीक, इतना तो हमें बताया गया है। इसके बाद हमसे पूछा गया है, हमसे बोला कि भाई दर्शाओ कि जो ये त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज ए बी डी है ये सर्वांग सम है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बीच में निशान है ये सर्वांग सम का निशान होता है। तो यहाँ पे ए बी सी कहाँ है, ए से बी पे गए सी पे, यानी कि ये है त्रिभुज ऊपर वाला। ठीक है, ए बी सी। और ए बी डी कहाँ है, ए से बी पे जाओगे नीचे फिर डी पे निकलो यानी नीचे वाला। तो इनको हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि ए सी और ए डी बराबर है, तो मैंने लिख दिया है ए सी और ए डी बराबर हैं। पहली बात ये। दूसरी बात हमें क्या दी गई थी कि जो कोण ए है इसको इसने क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। यानी कि जो कोण ए है, ठीक है ना, ए बी उसको क्या करता है, समद्विभाजित। तो मैंने लिख दिया ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। फिर हमें लिखना होता है हमें क्या दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो हमें क्या दर्शाना है, ये वाली चीज़। ठीक है ना, ये पहले हमें दर्शानी है। तो मैंने लिख दिया हमें दर्शाना है कि ये इसके सर्वांग सम होगा। चलिए अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिखा उपपत्ति। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में आपको क्या कुछ दिख रहा है जो एक जैसा है। ए बी सी में देखो, ए बी सी यानी इस वाले में, इसमें एक कट लगा है, मतलब जो ए सी है ये बराबर है ए बी डी में। देखो ए बी डी यानी इस तरफ वाले त्रिभुज में जो ए डी है इस पे भी एक कट लगा, यानी कि ये बराबर है ए डी के। ठीक है, कैसे लिखा हमने, ये तो दिया है भाई, क्या हुआ ये दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ कि चलो मैंने क्या किया, मैंने इस ऊपर वाले कोण का नाम रखा कोण एक और नीचे वाले का नाम रख दिया कोण दो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो कोण एक है वो बराबर होगा कोण दो के। अच्छा, कोण एक कोण दो के बराबर क्यों हुआ, अगर आपको ये जानना है तो आप सिंपली सोच सकते हो कि यार जो हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास कोण ए था, ए बी ने उसके दो बराबर टुकड़े कर दिए थे, तो ऊपर वाला टुकड़ा और नीचे वाला टुकड़ा बराबर ही तो होगा। तो ऊपर वाले टुकड़े का नाम मैंने कोण एक बोल दिया, नीचे वाले का दो, तो कोण एक बराबर कोण दो, इस तरह से हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम कारण में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि भाई जो ए बी है वो कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए का समद्वि, यहाँ जगह नहीं तो नीचे लिख देता हूँ, समद्विभाजक है। समझ में आ गई बात। अब समद्विभाजक है तो मतलब इसके समान दो टुकड़े करेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है, दोनों त्रिभुजों में देखो, अगर आप ये वाला त्रिभुज ले रहे हो इसमें भी ए बी आ रहा है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हो इसमें भी ए बी आ रहा है, तो ए बी मतलब दोनों में है, तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर ए बी। ठीक है, जो दोनों में होता है मतलब वो कॉमन है, तो कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, आप कॉमन भी लिख सकते हो, अगर आपको ये वर्ड लिखने में या याद करने में दिक्कत है सीधा कॉमन लिख दो, ये उभयनिष्ठ चीज़ है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, किसी भी एक त्रिभुज में देख लो। ठीक है,
देखो जैसे मैं ऊपर वाले त्रिभुज की बात करूं तो मैंने इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया, यहाँ देख लो AC, ठीक, और इस वाले कोण का इस्तेमाल किया, यहाँ पर देख लो कोण 1, और ये वाली भुजा का इस्तेमाल किया, यहाँ पर देख लो AB। तो मतलब मैंने क्या, ये भुजा बीच वाला कोण फिर भुजा, यानी किनारे किनारे भुजा बीच वाला कोण। तो कौन सा नियम लगेगा, किनारे किनारे भुजा, यानी कि यहाँ किनारे किनारे भुजा और बीच में कोण, यानी SAS सर्वांग समता यहाँ लग रही है। तो SAS सर्वांग समता से, ठीक है, ये सब नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई पिछली वीडियो में, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो उसकी गलती है, ठीक है। इस सर्वांग समता से क्या होगा कि जो त्रिभुज है कौन सा ABC, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। तो जैसे ही ये सर्वांगसम हो गए ABC और ABD, अब हमसे एक बात और पूछी थी कि BC और BD के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो BC देखो कहाँ पे आ रहा है, BC यहाँ पे लास्ट के 2 अक्षर मिला के बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ BC बराबर होगा जो यहाँ पे लास्ट के 2 अक्षर से क्या बन रहा है, BD। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि जब हमारे त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसी को शॉर्ट में बोल जाता है बाई CPCT, ठीक है। ये सब भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। संगत भाग का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसके लास्ट के 2 टुकड़े 2 अक्षरों से बनने वाला टुकड़ा लिया, तो यहाँ पर भी देखो वही है, ठीक है ना। तो BC बराबर क्या हो गया, BD। तो हम ये कह सकते हैं BC और BD के बारे में कि ये दोनों आपस में बराबर है, जो उन्होंने पूछा था, और जो सर्वांगसम दिखाना था वो तो हमने दिखाई दिया, ठीक है। तो ये था प्रश्न 1। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें बोला गया है ABCD एक चतुर्भुज है। आप यहाँ पे देख सकते हो ABCD, ये क्या है, ये है एक चतुर्भुज, ठीक। इसके बाद बोला गया है जिसमें AD और BC बराबर है। AD देखो ये रहा, BC देखो ये रहा, ये दोनों बराबर हैं आपस में, इसीलिए एक एक कट लगा हुआ है। और कोण DAB बराबर है कोण CBA के। DAB कहाँ है, देखो D से A पे जाओ, B पे निकलो, यानी ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण किसके बराबर है, CBA के, यानी C से B पे जाओ, A पे निकलो, यानी इस वाले कोण के, ठीक। अब हमें ये बातें बता रखी हैं और पूछा क्या है, जो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ये पूछ रखी हैं। पहला ABD को BAC के सर्वांगसम कर दो, ABD बोले तो ABD, यानी कि ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम करना है, BAC के। BAC आपको कहाँ नज़र आ रहा है, B से A पे जाओ, C पे निकलो, यानी कि इसके, ठीक है। तो ये हमें सर्वांगसम करने हैं, बाकी 2 हिस्से तो अपने आप हो जाएंगे CPCT से, ठीक है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई इन दोनों को सर्वांगसम करना है ना, तो इन्हीं दोनों शुरू करते हैं। मैंने लिखा त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC, ठीक है। सब कुछ आसान है, यहाँ कुछ कठिन नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। तो ABD और BAC, इनमें कुछ चीज़ें ढूंढो जो बराबर हैं। क्या क्या बराबर लग रहा है आपको, देखो भाई पहली बात तो जो ABD है, कहाँ है वो ABD, यानी इसमें हमने इसको लेफ्ट में लिखा है, तो पहले इसमें देखो ABD में कुछ दिख रहा है एक कट, क्या नाम है उस साइड का, AD। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो AD है वो बराबर है, ये वाला त्रिभुज देखो BAC मतलब ये नीचे वाला त्रिभुज, इसमें दिख रहा है कहीं एक कट, ये रहा, यानी कि BC के बराबर है, ठीक है। ये दिया भी हुआ है। अच्छा जो दिया वगैरह था मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, जो दिया था वो मैंने लिख दिया ना, इसमें कौन टाइम वेस्ट करे। दिया क्या था, AD BC के बराबर है, वो रहा, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर है जो मैंने समझाए अभी, और जो सिद्ध करना है वो भी लिख दिया, ठीक है। मेन हिस्सा यहाँ से चालू हो रहा है। तो AD बराबर BC आ गया। क्यों लिखा हमने ये बराबर, हम बोल सकते हैं कि ये दिया है, हम क्या कह सकते हैं कि ये दिया हुआ है भाई, देख लो चाहे आप, ठीक। दूसरी बात और क्या पता है हमें, हमें पता है कि जो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है ना, ऊपर वाला ABD, इसका जो एक कोण है, ठीक है ना, वो नीचे वाले कोण के बराबर दिया गया, यानी कि इसका कोण क्या है, देखो DAB, इसके कोण का नाम है DAB, बराबर है इस वाले कोण के जिसका नाम क्या है, कोण CBA, ठीक है। यहाँ पे बराबर ही दिए ही हुए थे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दिया है। समझ में आ गई बात आपको। तीसरी बात क्या है, देखो अगर आप दोनों ही त्रिभुज देखोगे, ठीक है, चाहे आप ऊपर वाला त्रिभुज देखो, यानी कि ये वाला, इसमें भी ये साइड AB आ रही है, और अगर आप नीचे वाला त्रिभुज देखो, यानी कि BAC, ये वाला, यानी कि ये जो भुजा है ना ये वाली,
ठीक है, कौन सी, ए बी, ये तो दोनों में ही उभयनिष्ठ है, तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, ए बी बराबर बी, ए बी बोलो बी ए बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखा ए बी, आप ए बी भी लिख सकते हो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी यहाँ पे ए बी डी आ रहा है, इसके नाम में बी ए आ रहा है ना, तो इसीलिए मैंने ए बी ए लिख दिया। क्यों लिखा, दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, आप चाहो तो कॉमन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो कौन सा नियम लगेगा जरा ध्यान से देखो यहाँ से नहीं देखना होता है, अब याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि पहले साइड लिखी फिर कोण लिखा फिर साइड लिख दी, जरूरी नहीं है, यहाँ तो आप कैसे भी लिख दो, मैं चाहूँ तो इसको बीच में लिख दूँ, ठीक है, मैं क्या चाहूँ इसको बीच में लिख दूँ और इसको लास्ट में लिखूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखना होता है यहाँ से, देखना क्या होता है कि यहाँ से कौन सा नियम लगेगा, मतलब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो वो क्या नजर आएगा कि आपने कोई एक त्रिभुज पकड़ लो, आपने इस त्रिभुज की इस वाली साइड का यूज किया है, इस वाले कोण का यूज किया है, इस्तेमाल किया है, और इस वाली भुजा का इस्तेमाल किया है, तो मतलब किनारे किनारे की भुजाओं का इस्तेमाल किया है, बीच के कोण का इस्तेमाल किया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कौन सा नियम लग रहा है, किनारे किनारे भुजा है बीच में कोण है, यानी एस ए एस से, ठीक है ना, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। फिर से बोल रहा हूँ, ये हमें फिगर से देखना होता है, आकृति से देखना होता है, ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ क्या लिख रहे हो, पहले आप चाहो तो पहले ये वाली चीज़ लिखो फिर ये वाली भुजा लिखो, कोण सबसे आखिरी में लिखो, है ना, यहाँ कोण बीच में लिखा है, इससे ये फर्क नहीं पड़ा है, फिर से बोलो, है ना, ये यहाँ से पड़ रहा है क्योंकि जो फिगर है उसमें कोण बीच में है और साइड है किनारे पे, तो यहाँ लिखने में मत जाना, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, फिगर में क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एस ए एस सर्वांग समता से कौन कौन से त्रिभुज हुए, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज, किसके, देखो ए बी डी मतलब ए से बी पे गए डी पे निकले, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ सिमेट्री रखनी पड़ेगी ना, कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ए से बी पे गया, यानी जो कॉमन है उससे फिर उस पे गया जिस पे कोई कट नहीं लगा, तो इस वाले त्रिभुज में आ जाओ नीचे, बी ए, ठीक है, इसके लिए तो बी ए कॉमन है, और बी ए से हम उस पे जाएंगे जिस पे कोई कट नहीं लगा, नीचे वाले त्रिभुज में, यानी सी, ठीक है, तो ए बी डी बी ए सी के बराबर होगा, यहाँ नाम आपको इसका लिखते हुए ध्यान रखना है, ठीक है, तो यानी कि ये बराबर नहीं सर्वांग सम, ठीक है, ए बी डी सर्वांग सम होगा बी ए सी के। अच्छा, अब इसके अलावा दो बातें और पूछी थी भाई हमसे, ठीक है, दो बातें क्या थी, ठीक है, दो बातें क्या थी, अगर आपको फिगर में नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख सकते हो, दो बातें क्या थी, ठीक है, दो बातें क्या थी, अगर वहाँ फिगर में दिख रहा तो यहाँ से देख सकते हो, पहला बी डी और ए सी बराबर दिखा दो, तो यार देखो इसमें बी डी कहाँ मिल रहा है, लास्ट के दो अक्षर, तो ये हमेशा लास्ट के दो अक्षरों के ही बराबर होगा, बाई सिम्प्लिसिटी बोल सकते हैं, तो यानी कि देखो ये तो मिल गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दूसरा पार्ट तो ऐसे ही हो गया, बी डी बराबर ए सी, ये दूसरा हिस्सा हो गया, कैसे हुआ, आप बोल सकते हो बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। अच्छा, तीसरा हिस्सा यहाँ कर देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, तो तीसरे हिस्से में क्या है, कोण ए बी डी कोण बी ए सी के बराबर है, कोई सा एक कोण पहले लिख लो, कोण ए बी डी, अब दूसरा आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो ए बी डी कैसे बन रहा है, पहला दूसरा तीसरा अक्षर, तो यहाँ पर भी पहला दूसरा तीसरा अक्षर लिख सकते हो, यानी कि बी ए सी उसी क्रम में, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, बाई सिम्प्लिसिटी, संगत भाग बराबर होंगे अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो, समझ में आ गई बात, ये सारी चीज़ सिखा चुका हूँ मैं, है ना, संगत वगैरह। चलिए ये हो गया दूसरा प्रश्न, अब बात करते हैं तीसरे। अब देखो जो ये तीसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो पहले देखो ए बी कहाँ है, ये आपको नजर आ गया ए बी, इस पर दो लंब हैं और दोनों लंब आपस में बराबर है, कौन कौन से दो लंब है, पहला है ए डी, देखो ये रहा, इस पर ए डी एक लंब है, दूसरा है बी सी, यानी बी सी भी इसी पर लंब है, ठीक है, मतलब दोनों ही ए बी के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, लंब का मतलब क्या, जो 90 डिग्री बनाए, तो ए बी अपने पास था, ए डी ने भी इसके साथ लंबे बनाया और बी सी ने भी इसके साथ 90 बनाया, मतलब ए डी भी इस ए बी पर लंब है और बी सी भी इस ए बी पर लंब है, और जो ये दोनों लंब है ना ए डी और बी सी, ये आपस में बराबर है, मतलब जितना बड़ा बी सी है उतना बड़ा ए डी है, इसीलिए इन पे एक एक कट लगा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अब आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया है दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, कौन समद्विभाजित करता है, सी डी, किसको करता है, ए बी को, तो सी डी कहाँ है भाई, पहले ए बी कहाँ है ढूंढो, फिर से वही, ये रहा अपना ए बी,
अब CD आया और CD ने इसको काट दिया, ठीक है। अब जैसे ही CD ने AB को काटा, इसका दो टुकड़े हो गए, एक ये ऊपर वाला टुकड़ा OB, एक ये नीचे वाला टुकड़ा OA। अगर हम ये दिखा दें कि OB OA के बराबर है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो मतलब CD ने इसको ऐसे काटा कि इसके दो बराबर टुकड़े हो गए, और दो बराबर टुकड़े करने का मतलब है कि ये चीज़ समद्विभाजित हो गई। समझ में आ गई बात? मतलब हमें ये दिखाना है कि ये जो टुकड़ा है, ये ऊपर वाला यानी कि OB, ये बराबर है इस नीचे वाले टुकड़े यानी कि OA के, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि AD, देखो ऐसे तो यहाँ कहानी में लिखा है बट इसको मैंने अच्छे से लिखा है थोड़ा, कि AD AB पे लंब है, AD जो था ये भी AB पे लंब था, BC जो है ये भी AB पे ही लंब है, दोनों AB पे लंब है, प्लस दोनों लंब आपस में बराबर थे, मतलब जो AD है और BC है ये आपस में बराबर होंगे, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल उनकी जैसी कहानी छाप दोगे बहुत सारा लिखना पड़ेगा। दूसरी बात सिद्ध करना है CD AB को समद्विभाजित करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना लंबा अगर आप नहीं लिखना चाहते, कि OB बराबर है OA के, ये सिद्ध करना है, क्योंकि अगर हम OB और OA बराबर सिद्ध करेंगे तभी तो समद्विभाजित हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब उपपत्ति, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। अब ऐसे दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा हमें जिनके संगत भाग में OB आए और OA आए। कुछ इस तरह से त्रिभुज लेने हैं कि जैसे अगर मैं मान लो लेता हूँ त्रिभुज OBC, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं लिखता हूँ त्रिभुज OBC व दूसरा त्रिभुज कौन सा लूँ, दूसरा त्रिभुज मैं ऐसा लूँगा कि यहाँ शुरुआत में OB आया है, OB को मुझे किसके बराबर करना है, OA के, तो मैं ऐसा लूँगा कि उसके शुरुआत में नाम OA आए, ताकि अगर ये सर्वांगसम हो जाए तो शुरू का हिस्सा OB और शुरू का हिस्सा OA हो जाएगा CPCD से। तो OAD कैसे पता लगा OAD, ध्यान से देखो, जब मैं OBC लिख रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, O से B पे गया, एक कट पे निकला, मतलब 90 वाले कोण की तरफ गया, जिधर एक कट लगा हुआ उधर निकला। तो यहाँ भी मैं ऐसे करूंगा, 90 वाले की तरफ जाऊंगा A पे, एक कट की तरफ निकलूंगा, यानी OAD आएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी सिमिलरिटी, एक जैसा चीज आपको ढूंढना होता है, ठीक है, और वो आपको क्वेश्चन में नजर आएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से कर रहे हो तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ कैसे अप्रोच करें हम क्वेश्चन को, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या है, अब आसान है सब कुछ करना। कैसे, मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कि ये है अपना कोण 1 और ये है अपना कोण 2, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्या मैं बोल सकता हूँ कोण 1 और कोण 2 आपस में कोई रिश्ता रखते हैं, हाँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण आपको पता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो, अगर जिसको नहीं पता शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाखंड ऐसे काट रहे हैं तो ये आमने सामने के कोण बोले जाते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में होते हैं बराबर। ये सब हालांकि पढ़ा चुका हूँ मैं 6ठे चैप्टर में ही। चलो, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, कोण B इसका कोण है, ठीक है ना, यहाँ पे कोण B, ठीक है, यहाँ पर कोण B और यहाँ पर कोण A बराबर है। क्यों भाई, प्रत्येक 90 डिग्री है, क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। अच्छा, प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि लंब दिए हुए हैं ना भाई। B इसलिए लंबे है क्योंकि जो BC है वो लंब है किस पे, AB पे, और A इसलिए लंबे है क्योंकि जो AD है वो लंब है AB पे। भाई लंब होंगे तो 90 ही तो बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या, BC बराबर AD, ये तो दिया ही हुआ है, BC बराबर AD, लंब बराबर भी तो दिए थे, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं दोनों लंब बराबर दिए ही हुए थे। कौन सा नियम लगेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से नहीं देखना आपने किसको पहले लिखा किसको बाद में, यहाँ से देखना आकृति से। आपने किस किस का इस्तेमाल किया, किसी एक त्रिभुज को पकड़ लो। मैंने देखो इस वाले कोण का इस्तेमाल किया है, फिर इस वाले कोण का इस्तेमाल किया है, फिर किनारे वाली साइड का इस्तेमाल किया है। मतलब पहले कोण आया, फिर एक और कोण आया, फिर एक भुजा आई। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पहले कोण आया यानी कि एंगल, फिर कोण आया यानी कि एंगल, फिर भुजा आई यानी कि साइड। तो यहाँ पे नियम लगेगा AAS।
तो AAS सर्वांग समता से, AS सर्वांग समता से, ठीक है। इसके बाद जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, OBC, जो ये त्रिभुज है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। कैसे गए, यहाँ से जिस पे कट नहीं था वहाँ पे फिर एक कट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जिस पे कट नहीं है एक तरफ, ये हमने हालांकि पहले से ही उसी तरीके से लिख रखा है ताकि बाद में सोचना ना पड़े, मतलब ये सीधा सीधा OAD के सर्वांग सम हो गया। अब जैसे ही इतना हुआ, हमारा मकसद तो क्या था कि इसके ये दो टुकड़े बराबर हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहा है, तो एक टुकड़ा क्या है OB। अब OB मुझे शुरू के दो अक्षरों से मिल रहा है, तो इसके शुरू के दो अक्षर ही इसके बराबर होंगे, मतलब दो अक्षरों से मिलके क्या बन रहा है, रेखाखंड बन रहा है वो, ठीक है ना। अक्षर तो ऐसे ही बोल रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे रेखाखंड ये बराबर है, ठीक है। जैसे ये दोनों बराबर हुआ तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि जो DC है, ठीक है, जो हमें बोला गया था, या CD है, ठीक है, DC बोलो CD बोलो एक ही बात है, चलो उन्होंने CD बोला मैं भी CD बोल देता हूँ। जो CD है वो AB को समद्विभाजित करता है, ठीक है, आप यहाँ लिख लेना समद्विभाजित करता है, क्योंकि दोनों टुकड़े बराबर हो गए मतलब समद्विभाजित हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई है, ठीक है, तो आप पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ना, इससे पिछली वीडियो, उसको देख लेना, आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, उसमें मैंने हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।